नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और बात करेंगे सोने चांदी की, खासतौर से जहां पर कीमतों में रिकॉर्ड तेजी का दौर जारी है। आज भी एमसीएक्स पर सोना 1,40,000 के करीब और चांदी 2,24,000 के पार निकल गई है। वहीं यूएसडीए के मुताबिक सोयाबीन का ग्लोबल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन एक्सपोर्ट घटेगा। अच्छी बात यह है कि अमेरिकी एजेंसी को भारत में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है जीजीसी के चेयरमैन राकेश रोकड़े, सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजूरिया हमारे साथ आगे शो में मौजूद रहेंगे। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर, साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबसे लेंगे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं सोने और चांदी के साथ ही। सबसे पहले बात करेंगे सोने की। राजेश रोकड़े जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो भाव को लेकर क्या सोच है आपकी? इनफैक्ट ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर रोज हम चर्चा करते हैं, हर रोज हम बात करते हैं कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सही सटीक लेवल्स को मेंशन करना सबके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तरफ ये डर भी है कि इतना चल चुका है भाव ऑलरेडी, यहाँ ठहरेगा नहीं ठहरेगा, और दूसरी तरफ मोमेंटम और बाइंग इस तरीके से हो रही है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो पहले तो क्या व्यू है आपका भाव को लेकर, प्राइसेस को लेकर? क्या लक्ष्य है, कहाँ देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड ने ऑलवेज जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर मैं आपको पिछले 25 साल का भी रिकॉर्ड बताता हूं, तब भी गोल्ड ने कभी भी बेरिशनेस ज्यादा दिन तक के नहीं रखा है, बुलिशनेस ही रहा है। आप अगर 2025 देखेंगे तो 2025 गोल्ड के लिए सबसे ज्यादा बुलिश रहा है। मतलब अगर पिछले 25 साल में सबसे ज्यादा अगर रिटर्न दिया है तो 2025 में दिया है। और अगर मैं इसको इंटरनेशनल डॉलर में देखता हूं तो जब जनवरी था तो $2,100 था गोल्ड, जो कि $4,500 तक के पहुंच गया। मतलब $1,600 की तेजी, ये अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन अभी भी गोल्ड तेजी ही है। आप देखेंगे जब जब गोल्ड बढ़ा है तब तब ऐसा लगा है कि ये गोल्ड अब बहुत बढ़ गया है, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। लेकिन सबको उन्होंने गलत साबित किया है और गोल्ड और आगे बढ़ा है। और गोल्ड के लिए बढ़ने के पीछे सैकड़ों कारण है, और कितना भी कुछ हो जाता है सब आ जाके इम्पैक्ट गोल्ड पे ही आता है। और जहां तक के एक अनुमान है, आने वाले 2026 में गोल्ड फिर से नए रिकॉर्ड बनाएगा। हम लोग को $5,000 का एक लग रहा था कि $5,000 क्रॉस करेगा, तो अब डर लगने लग गया कि कहीं 15 दिन में ही ना कर ले। तो आने वाले दिनों में गोल्ड बहुत ज्यादा बुलिश ही है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, इन्वेस्टमेंट बाइंग आपको लग रहा है कि आगे भी सस्टेन करेगी? किस तरीके की इन्वेस्टमेंट बाइंग फिलहाल हो रही है और किस तरीके के आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, जब से गोल्ड ने रिटर्न जबरदस्त देना शुरू किया है तब इन्वेस्टमेंट बाइंग बढ़ गई है। पहले गोल्ड इंडस्ट्री में जो ये रहती थी बाइंग, वो केवल इन्वेस्टमेंट बाइंग 5 to 10% रहती थी, जो कि अभी बढ़ के 20% तक के चली गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो बाइंग है बरकरार है, और आगे भी ट्रेंड इसी तरीके से रहेगा। और लोगों ने अभी इसके साथ साथ ज्वेलरी खरीदना शुरू कर दिया है कि उनको लगता है, मतलब यहाँ तक के है कि लोग अभी एफडी अपनी तोड़ रहे हैं, एफडी को छोड़ रहे हैं, और एफडी का पैसा भी गोल्ड इंडस्ट्री में आ रहा है। ओके, और आपने कहा कि फिजिकल मार्केट में भी खरीदारी हो रही है, तो किस तरीके का हाल है फिजिकल मार्केट का? किस तरीके की बाइंग हो रही है? नेसेसिटी बाइंग है या फिर उसके ऊपर भी खरीदार आ रहे हैं? देखिए, अगर मैं गोल्ड का देखता हूं तो हमारे भारतीय संस्कृति में गोल्ड का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि शादी ब्याह में गोल्ड को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। अभी एक अनुमान है कि 40 लाख शादियां पूरे हिंदुस्तान में होती है हर साल। आप देखेंगे अभी ये शादियों का सीजन है, स्पेशली एनआरआईज लोग दिसंबर में बहुत आते हैं। तो ओवरऑल मांग डिमांड अच्छी खासी है। अगर मैं इंपोर्ट के फिगर पे जाता हूं तो लास्ट ईयर 812 टन इंपोर्ट हुआ था, जो कि इस साल भी 700 टन के आसपास इंपोर्ट फिगर आ रहा है। वॉल्यूम वाइज में देखता हूं तो 10% कम है, लेकिन अगर इसके वैल्यू वाइज देखता हूं तो 30 से 35% ज्यादा इस बार टर्नओवर मिल रहा है लोगों को। ओके, अच्छा एक चीज और राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा बाइंग हो रही है, कंज्यूमर के बीच में भाव को लेकर एक्सेप्टेंस है, या फिर कुछ बाइंग में ठहराव भी देखने को मिल रहा है? जिनकी वेडिंग्स आगे हैं उस तरीके के रुझान भी देखने को मिल रहे हैं, या फिर क्या अभी कंज्यूमर का स्टांस है भाव को लेकर? देखिए, इसमें दो टाइप के माइंडसेट हो गए कंज्यूमर के। भाव जब अचानक बढ़ते हैं तो कस्टमर रुक जाता है, थोड़ा स्टेबल होने देता है। लेकिन गोल्ड ने एक साल में 2025 में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दी, ऑलवेज बुलिशनेस ही दी है।
इस वजह से कंज्यूमर का भी माइंड अभी चेंज हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, लोग अपनी एफडी तुड़वा के वो पैसा भी गोल्ड इंडस्ट्री के तरफ ला रहे हैं। तो ये इस वजह से भी जो फ्यूचर बाइंग है, जिनके यहाँ 2 साल बाद शादी है, 3 साल बाद शादी है, वो लोग भी अभी बाइंग करके रख रहे हैं, जिससे कि उनको लगता है कि अगर हमने आज ये समय चूक गया खरीदने में, तो शायद उन्हें कल चल के 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम भी खरीदना पड़ सकता है। तो ये एक क्लाइंटल हमारे यहाँ एड ऑन हो गया है, और वो एक 30 to 35% क्लाइंटल ऐड है जो कल के भविष्य की सोच रख के खरीदारी कर रहा है। और पुराना सोना बदलकर नए सोना लेने वाले लोगों की संख्या कैसी है परसेंटेज टर्म्स में, अगर तुलना करें वर्सेस ऑल न्यू बाइंग के मुकाबले? देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी फिगर बताया कि लास्ट ईयर 812 टन इंपोर्ट हुआ था, इस बार करीब 700 टन के आसपास का हमारा फिगर आ रहा है। जो 112 टन के आसपास का जो डिक्लाइन आ रहा है, वो पुराने गोल्ड के वजह से ही आ रहा है। लोग अभी पुराने गोल्ड से अपना काम चला रहे हैं। अगर किसी को 10 ग्राम खरीदना है तो वो 3 ग्राम अपना पुराना लेके आते हैं, जिससे का उनका पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है, और उसी बहाने उनकी खरीदारी जो उनको खरीदना है वो उस बजट में बैठ जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं तो करीब करीब 20% से 25% ओल्ड गोल्ड कस्टमर्स लेके आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। ओके, चलिए शुक्रिया राजेश जी हर पहलू पर बातचीत करने के लिए। तो ये है सोने के भावों को लेकर आउटलुक, डिमांड कैसी है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिजिकल बाइंग हो, हर पर्सपेक्टिव से हमने बातचीत की। लेकिन भाव को लेकर राय और ले लेते हैं, और अंकित कपूर भी बने हुए हैं। अंकित, आप बताइए, आप क्या सजेशन दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को इन स्तरों से, नियर टर्म के लिए, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टारगेट्स हैं आपके? बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो गोल्ड के अंदर हम लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एक फ्रेश अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल ब्रेकआउट आया है यहाँ पे $4380 के ऊपर। इसके अंदर बाइंग कंटिन्यू रहेगी। मुझे लगता है कि मिड 2026 तक यहाँ पे जो गोल्ड के टारगेट है $5325 तक यहाँ पे टच होने चाहिए। इंडियन मार्केट में बात करें तो 1,70,000 तक भी गोल्ड यहाँ पे जा सकता है। ओवरऑल सिल्वर की बात करें तो सिल्वर बहुत तेजी से चली है, लगातार इसके अंदर तेजी देखने को मिली है। दिसंबर महीना सबसे ज्यादा खास रहा है, जहां पे 1,50,000 से हम आज 2,25,000 के आसपास देख रहे हैं। तो ये जो तेजी बनी है ये आगे जारी रहने वाली है, और आने वाले टाइम में इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। $75 से $81 का एक रेंज रहेगा जहां से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनेगी। लेकिन जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो चीन की बात करें, चाइना की तरफ से नवंबर मंथ में $1 बिलियन का गोल्ड खरीदा गया है। जो सबसे ज्यादा अग्रेसिव बाइंग है रशिया की तरफ से, जो डील हुई है वो सबसे ज्यादा अग्रेसिव रही है। इसलिए गोल्ड के ऊपर ज्यादा अच्छा रुझान रहेगा आने वाले 3 महीने के लिए। तो 3 महीने में मुझे लग रहा है कि गोल्ड के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें, सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जहां पे अभी चाइना 1 जनवरी के बाद में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कही है उसने, कि जो लोग 80 टन से नीचे का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारे कारण हैं जहां पे ये सिल्वर की और गोल्ड की डिमांड लगातार बनी हुई है। तो इसी पैनिक बाइंग के चलते हम इसमें तेजी देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है $75 से $78 चांदी, और गोल्ड के अंदर समवेयर अराउंड अगर बात करें तो 4600 शॉर्ट टर्म के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, अमित, आपके टारगेट्स क्या हैं गोल्ड पर? दीपाली, बिल्कुल ओवरऑल अगर हम बड़ा आउटलुक देखें तो अंकित जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। अभी देखा जाए तो 4400 का जो लेवल ब्रेक हुआ है एज पर स्पॉट वायदा, उसके ऊपर 4700 का लेवल है। और अगर हम यहाँ पे एमसीएक्स की बात करें तो अभी रिसेंट में 1,42,000 के आसपास सोने में, वहीं पे चांदी की अगर हम बात करें तो 2,40,000 रुपए का लेवल जो काफी दिनों से पेंडिंग था मेरा, वो मेरे को नजर आता है। मेरे को लग रहा है फर्स्ट क्वार्टर में ये लेवल जो है अचीव हो जाने चाहिए। दीपाली, ओके, चलिए ये बात हुई सोने की, स्ट्रैटेजीज पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात सोयाबीन की कर लेते हैं। और जिस तरीके की रिपोर्ट आई है यूएसडीए की वो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर ओवरऑल उत्पादन बढ़ाने की बात कही गई है, और जो ग्लोबल जो उत्पादन है वो 8 लाख टन बढ़ाया है, यानी 422.5 मिलियन टन टोटल उत्पादन रहने की बातचीत की है। इंपॉर्टेंट ये है कि रशिया और इंडिया, इन दोनों देशों में उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई है। वहीं यूक्रेन और कनाडा में जो उत्पादन है वो घट सकता है। इन्हीं आंकड़ों पर और बातचीत करते हैं, और किस तरीके की स्थिति डोमेस्टिक मार्केट से बनी हुई है इस पर भी लेते हैं व्यू। हमारे साथ संदीप बजोरिया बने हुए हैं सनविन ग्रुप से। संदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यूएसडीए की इस रिपोर्ट से आप कितना सहमत हैं, किस तरीके की स्थिति भारत में ओवरऑल उत्पादन के तौर पे दिखाई दे रही है? यूएसडी की रिपोर्ट, जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है, वो हमने सबने देखी है। भारत का उत्पादन के बारे में हमें थोड़ा शक है कि इतना उत्पादन भारत में बढ़ नहीं रहा है, बिकॉज जो एंड में बारिशें आई है उससे थोड़ा क्रॉप को नुकसान हुआ है। और हमारे अनुमान के हिसाब से भारत में सोयाबीन का अनुमान
उत्पादन 100 लाख टन 105 लाख टन के ऊपर होना डिफिकल्ट लग रहा है। एंड लेकिन ठीक है, ये तो एस्टिमेट्स है। यूएसडी अपना एस्टिमेट बनाती है, यहाँ की इंडस्ट्री अपना बनाती है, तो वो बात है। बट ग्लोबली यस, ग्लोबली बहुत बड़ा उत्पादन है सोयाबीन का। अभी वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया ब्राजील। ब्राजील सब में ज्यादा वर्ल्ड का प्रोड्यूसर हो गया सोयाबीन का। ब्राजील का उत्पादन आप देख रहे हैं करीबन 1800 लाख टन का करीबन होगा। फिर बाद में अमेरिका का नंबर आता है, उसके बाद में अर्जेंटीना का नंबर आता है। अर्जेंटीना का उत्पादन समझ लीजिए 520 लाख टन होता है। तो वर्ल्ड के ब्राजील नंबर 1 है, यूएस नंबर 2 है, और उसके बाद में अर्जेंटीना नंबर 3 है, और फिर बाद में चाइना, इंडिया, इस तरह का उत्पादन में सोयाबीन का नंबर लगता है। तो सोयाबीन एक बहुत बड़ी क्रॉप है, और इसकी प्रोडक्टिविटी अमेरिका में और साउथ अमेरिका में बहुत ज्यादा है। वहाँ के किसान जो है पर हेक्टर में करीबन 3000 किलो का उत्पादन ले लेते हैं, जो हमारे इंडिया में 1000-1200 के ऊपर हमको मिलता नहीं है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि मैकेनाइज फार्मिंग है, बड़े लैंड्स हैं, और 5000 से 50,000 2 लाख हेक्टेयर तक के वहाँ के फार्म्स हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे फार्म है, उतना मैकेनाइजेशन नहीं है। ऊपर से सीड क्वालिटी, फर्टिलाइजर्स और साइंटिफिक बैकअप रिसर्च, उसमें बहुत बड़ा फर्क हो रहा है। तो भारत में तो गवर्नमेंट को यही जरूरी है कि हमारा पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। 1000-1200 से हमें कम से कम 1800 पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े अमेरिका और साउथ अमेरिका के देश तो 3000-3500 पे पहुंच गए। तो ये बहुत जरूरी अहम बात हमारे लिए हो गई है। तो हमारे लिए आपको बताऊं दीपिका जी, हमारे इंडिया में 1995-98 में भी 100 लाख टन का सोयाबीन का उत्पादन पहुंचा था, और आज 2025 में भी हम 100-105 भी घूम रहे हैं। तो हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं पिछले 28 सालों में। और इन 28 सालों में ब्राजील का उत्पादन जो है वो 400-450 लाख टन हुआ करता था, वो 1800 लाख टन पहुंच गया है। 4 गुना आप समझिए ब्राजील का उत्पादन बढ़ गया। तो यह हमारा, हम कृषि प्रधान देश अपने आप को बोलते हैं, लेकिन हम कृषि सेवक देश है। हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी पे जोश जोर नहीं बनता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। किसान भी इसलिए खुश नहीं है, उसको एमएसपी चाहिए, हायर एमएसपी चाहिए। अब गवर्नमेंट हायर एमएसपी कितना दे पाएगी, और दे के फिर प्रोक्योरमेंट करके, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। और फिर एमएसपी पे ने सारे फैक्टर्स किसानों है का संदीप खरीद जी, लिया, लेकिन तो उसमें लेकिन एक चीज और इंडस्ट्री बताइए, को जैसे अगर हम यूएसडी की रिपोर्ट देखें तो वहां पर तो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है आपने। कहा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को लेकर आप भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हैं, और इसी पर इनफैक्ट एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम रिसेंटली देखें तो रिपोर्ट्स तो ये भी थी बीच में कि सोयाबीन की फसल को भी इम्पैक्ट हुआ है येलो मोज़ैक की वजह से। मध्य प्रदेश जो कि मेजर कंट्रीब्यूटर है, वहां पर बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो ओवरऑल डोमेस्टिक सिचुएशन प्रोडक्शन के हिसाब से कैसी देख रहे हैं आप? डोमेस्टिक सिचुएशन, मैंने आपको कहा ना, डोमेस्टिक सिचुएशन में जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शुरुआत में ये सीजन के कि अच्छा प्रोडक्शन आएगा 120-25 लाख टन का, लेकिन ये लेट बारिशों ने उस पे पानी फेर दिया है, और उस कारण से हमारा उत्पादन कम होने का अनुमान लगा रहे हैं। और वो प्रॉब्लम है हमें, हमारे साथ में, उसके साथ हमें रहना पड़ेगा, और इसलिए हमको एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट कंटिन्यूस करना पड़ रहा है। अभी ये साल भी हम 160-165 लाख टन का एडिबल ऑयल 18-19 बिलियन डॉलर का करेंगे, और हमारा लोकल प्रोडक्शन इंडिया का जो है वो 100 लाख टन के ऊपर बढ़ेगा नहीं। टोटल हमारा कंजम्पशन 260-265 लाख टन है देश में तेल का। 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, 18 किलो पर पर्सन पर ईयर हमें वेजिटेबल ऑयल कंजम्पशन होता है। तो ये इस तरीके से हम इसमें उलझे हुए हैं, आप समझ के चलिए कि हम ऑयल सीड सेक्टर में उत्पादन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हमारे पास जुगाड़ अभी तक बैठा नहीं है देश में, और हमें इम्पोर्ट अच्छा। डिपेंडेंट कंटिन्यूस रहना पड़ रहा है, और 60% हमारी नीड का हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। ये बात है। तो हमको यूएसडी की रिपोर्ट से यही सीखना चाहिए कि किस तरीके से वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज उत्पादन बढ़ा रही है और कितना उन्होंने बढ़ाया है, और उसके लिए हमें इंडिया में क्या करना चाहिए, ये हमें सीरियस मंथन करने की जरूरत है। तो ये यूएसडी का, लेकिन वर्ल्ड में सोयाबीन एक बहुत बड़ी फसल है, और जहाँ तक नंबर्स के आंकड़ों के हिसाब से सोयाबीन इज द लार्जेस्ट सीड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोयाबीन में सिर्फ 18% तेल होता है, और ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल पाम सब में बड़ी फसल है। मतलब, और जो वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ऑयल जो बनता है वो पाम ऑयल बनता है, उसके बाद में सोयाबीन ऑयल का नंबर आता है। अच्छा संदीप जी, बिल्कुल जैसे आपने कहा 60% डिपेंडेंसी हमारी एडिबल ऑयल्स के लिए इंपोर्ट्स पर ही है। अच्छा, जो सरकार चाहती तो है आत्मनिर्भरता बढ़ाना, कोशिश भी कर रही है। अच्छा, एक चीज और बताएं, जो अभी एक स्कीम सरकार ने शुरू की थी
जिसमें जो डिफरेंस रहेगा एमएसपी और एक्चुअल प्राइस में उसको पे करने के पीछे, यानी वो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड, वो कितनी कारगर है एक्चुअल में? कितना बेनिफिट किसान उसका उठा पाएंगे, कितना हेल्प करेगा फार्मर्स को एनकरेज करने के लिए? आपकी राय क्या है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये भावांतर स्कीम इसको कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में लागू हुई है ये सीजन में, और हमारे हिसाब से बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें ट्रेड और इंडस्ट्री का सप्लाई चेन इफेक्ट नहीं होता है। मतलब जो भी एवरेज प्राइस 15 दिन की होती है उसके हिसाब से प्राइस डिक्लेयर होती है, और एमएसपी और उस प्राइस में जितना डिफरेंस है उतना डायरेक्ट किसान के अकाउंट में पैसा चले जाता है। ये बहुत क्लीन, नीट, एफिशिएंट सिस्टम है। और इससे फिर मंडी में वो माल जो बिकता है वो ट्रेड इंडस्ट्री खरीद सकती है, उसको क्रश कर सकती है, उसको एक्सपोर्ट कर सकती है, उन्हें दिक्कत नहीं है। और सिर्फ एमएसपी में क्या होता है, वो माल गवर्नमेंट की गोडाउन में चले जाता है, वो 7 महीनों वहां पड़ा रहता है, फिर उसकी क्वालिटी खराब होती है, ट्रेड इंडस्ट्री को माल की कमी बनी रहती है, उसका प्रोडक्शन नहीं होता, उसका एक्सपोर्ट नहीं होता। तो हमारे हिसाब से भावांतर स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें कुछ टीथिंग ट्रबल्स आते हैं शुरुआत में इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं, हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इंडिया में सब स्टेट्स में ये स्कीम लागू होनी चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं है ये स्कीम अभी, अगले सीजन में महाराष्ट्र में भी लागू होने की बात हो रही है। और मेरे ख्याल से ये सभी कमोडिटी में होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली दी ऑयल सीड। कॉटन में भी देखिए आप, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये साल 90 से 100 लाख बेल खरीदने पड़ेंगे। 310 लाख बेल का प्रोडक्शन है। तो 30% से 33% ऑफ द क्रॉप कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर करेगा एमएसपी के अंडर में। इससे ट्रेड इंडस्ट्री तो माल की वंचित हो जाती है, ट्रेड इंडस्ट्री को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये सब तरीके नहीं सही है। आज के दिन से जब फार्मर्स के सबके बैंक अकाउंट खुल गए हैं, सबका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन गया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करोड़ों रुपए का उनके अकाउंट में हो रहा है, तो क्यों नहीं हम भावांतर स्कीम इंट्रोड्यूस करके जो मार्केट प्राइस और सपोर्ट प्राइस का डिफरेंस सीधा किसान के अकाउंट में क्रिएट करें, और ट्रेड इंडस्ट्री को अपने तरीके से, नॉर्मल तरीके से माल खरीद के उसको आगे बढ़ाए, अपनी सप्लाई चेन को और प्रोडक्शन को और एक्सपोर्ट को। तो मैं तो पर्सनली भावांतर स्कीम के फुल सपोर्ट में हूँ। और सभी कमोडिटी में इंडिया में जहां एमएसपी है वहां भावांतर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। तभी जाके इंडिया का किसान आगे बढ़ेगा, और ट्रेड इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमारे दूसरे जो पार्टनर देश है उनके आगे हमारी रिलायबिलिटी बनी रहेगी। तो एक तो ये मार्केटिंग का सवाल है तो भावांतर, और एक प्रोडक्शन का सवाल है तो प्रोडक्टिविटी। ये दो, उत्पादकता, ये दो बढ़ना जरूरी है। जमीन तो नहीं आने नहीं वाली, लैंड नया मिलने नहीं वाला। आपको पर हेक्टर जितना आपके पास में, उससे आपको 1.5 या दुगना उत्पादन करना पड़ेगा, और तभी जाके किसान भी खुश होगा और सब पूरी चेन बराबर चलेगी। ओके, चलिए, शुक्रिया संदीप जी, आपने हर पर्सपेक्टिव से इनफैक्ट अपने व्यू शेयर किए, डिटेल में समझाया क्या स्थिति है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच आने के लिए शो में। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अंकित बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपर बहुत अच्छा लग रहा है। कॉपर के अंदर कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो 1160 के आसपास में बाइंग करी जा सकती है। 1130 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमें बहुत जल्दी 1200 तक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बात करें क्रूड ऑयल भी एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी दिन से कंसोलिडेट कर रही है। नीचे के लेवल पे एक्लिमेशन हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे लगातार जो दबाव बना हुआ था अब थोड़ा सा रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 5250 के आसपास तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 5100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आने वाले टाइम में वापस से 5400 से लेके 5500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉपर और क्रूड ऑयल, ये दो ट्रेड्स आपको अंकित ने रेकमेंड किए हैं, पोजीशंस आप बना सकते हैं। अमित खरे भी हमारे साथ। अमित बताइए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? जी दीपाली, अंकित जी ने कॉपर और क्रूड बता दिए हैं। अब मैं थोड़ा अलग काउंटर की बात कर लेता हूँ। सिल्वर की अगर हम बात करें तो मिनी लॉट में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा है। तो 2,22,600 फरवरी वाला सिल्वर मिनी का जो है फ्रेश एंट्री का पॉइंट है, खरीदारी करना है। ऊपर में टारगेट रखना है 2,27,000 रुपए के आसपास का, और नीचे में इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,21,000 रुपए का है। वहीं पे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम भी चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। जनवरी वाला एल्यूमिनियम में खरीदारी करनी है। कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है तो जनवरी में ही कारोबार करें। 285 के आसपास खरीदारी करनी है। 292 रुपीज का स्टॉप लॉस, 292 रुपीज का टारगेट रखना है, और नीचे 281 रुपए का स्टॉप लॉस है। एग्री की अगर हम बात करें तो ग्वारशीट ग्वारगम वापस मोमेंटम में आ चुका है। 10,500 10,600 जनवरी वाला ग्वारशीट खरीदारी करनी है। ऊपर में 11,500 रुपए तक के टारगेट रखने हैं, और स्टॉप लॉस जो इसका है वो 10,200 रुपए करेगा। दीपाली, ओके, तो आपको ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं ग्वारसीड ग्वारगम पर, लेकिन सिल्वर पर हमारी बात नहीं हुई थी। अंकित, पहले तो बताइए सिल्वर पर अब अगले लक्ष्य क्या हैं आपके? 2,30,000 के आसपास आ चुका है सिल्वर का भाव। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, निवेश के हिसाब से क्या सजेशन रहेगा? दिवाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में ये चल रही है कि जो मार्केट में मूवमेंट हो रहा है वो सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हो रहा है।
जब हमारा मार्केट ओपन नहीं होता है और जैसे 9 बजता है उसके बाद में मार्केट पूरा फ्लैट हो जाता है और दिन भर पूरा फ्लैट चलता है, कोई मोमेंटम आता नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो परेशान है इस समय वो इंट्राडे ट्रेडर्स ही हैं। ओवरऑल देखें तो बहुत टाइम से तेजी चल रही है लगातार। जब हम पिछली बार आपसे बात कर रहे थे तो 72 $75 तक के टारगेट दिए हुए थे और वो अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि खरीदारी करके चल सकते हैं। इवनिंग में कोई मोमेंटम आएगा तो डेफिनेटली तेजी बनेगी। तो 2,22,500 का एक लेवल रहेगा जहां पे खरीदारी करके चल सकते हैं। 2,18,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बहुत जल्दी हमें 2,30,000 2,32,000 तक के भी टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए सिल्वर पर। इनफैक्ट सिल्वर पर आपके टारगेट क्या है 2026 के लिए अमित? सिल्वर में अभी रिसेंट एक फर्स्ट क्वार्टर के लिए तो 2,40,000 रुपए के आसपास का टारगेट है। बट ओवरऑल देखा जाए जिस तरीके से मार्केट का मूवमेंट हो रहा है, टारगेट कंटिन्यू रिवाइज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो अगले साल के टारगेट थे वो इसी साल 2 महीने में कंप्लीट हो गए। तो अगला टारगेट मेरे को लग रहा है 2,80,000 के आसपास है। ये मार्केट स्पीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर इस स्पीड से चलेगा तो अगले 6 महीने में ही ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। ओके, तो ये बात हुई सिल्वर की, लेकिन अब एनर्जी पैक पर राय ले लेते हैं। और आपका व्यू अमित, क्रूड और इसके साथ साथ नेचुरल गैस दोनों पर क्या है? क्योंकि नेचुरल गैस तो काफी एक्शन में रही है, ये कमोडिटी तेजी के बाद फिर मंदी, फिर संभला है लोअर लेवल्स और अब वापस एक स्ट्रॉन्ग एक्शन में है। क्या व्यू है इन स्तरों से नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में दीपाली हमने देखा कि 496 के हाई बनाए थे और वहां से लगातार गिरावट प्राइसेस में देखने को मिली और 340 लगभग 150 पॉइंट की गिरावट जो है नॉन स्टॉप इसमें देखने को मिली। वहां से लगभग 60-70 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। अब लग रहा है कि इसकी एक्सपायरी भी नियर है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग वापस फिर से देखने को मिल सकती है। 400 से लेकर 405 की रेंज में कहीं पे भी बिकवाली की जा सकती है। दिसंबर वायदा के लिए 414 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। नीचे में 380 से 370 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल में जैसा कि अंकित जी ने भी बताया, बेस बन चुका है ऑलरेडी। हम लोग 5100 से रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो 5240 5250 की रेंज में आज फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। ऊपर में 5350 और 5350 के ऊपर प्राइसेस अगर निकलते हैं तो 5500 तक के टारगेट इसमें देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 5170 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। दीपाली। ओके, अच्छा अंकित, आपने कॉपर पर तो बाय रिकमेंडेशन दी है, बट पूरा पैक कैसा लग रहा है? क्योंकि तेजी हमने चौतरफा देखी है इस पैक में भी। एल्यूमिनियम, जिंक पर भी व्यू क्या सिमिलर रहेगा कॉपर की तर्ज पर ही, और वहां क्या लक्ष्य आप देख रहे हैं? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कॉपर के अलावा तो जिंक और एल्यूमिनियम दोनों के अंदर काफी पॉजिटिव लग रहा है। जिंक जो एक ऐसी कमोडिटी है जो काफी सस्टेन कर रही है 300 के ऊपर। अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो 305 304 के आसपास खरीदारी करें। पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे 294 का रहेगा। आने वाले टाइम में 325 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं 2026 एंड तक बात करूं तो जिस तरह से सिल्वर के अंदर मोमेंटम आया है, आने वाले टाइम में 2026 में हमें सेम मोमेंटम हमें बेस मेटल्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टारगेट जो लॉन्ग टर्म का लेके चलूंगा वो 390-400 रुपए तक का लेके चलूंगा जिंक के अंदर। ये पोजिशनल व्यू रहेगा और पोजिशनल स्टॉप लॉस इसके अंदर 240 का लगा के रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम बहुत अच्छी कमोडिटी लग रही है। लगातार इसके अंदर मोमेंटम पॉजिटिव बना क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे किसी को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 280 का शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस मेंटेन करा जा सकता है। आपकी प्रेफर्ड चॉइस क्या है अमित बेस मेटल पैक से? तो दीपाली कॉपर ही रहा है और 1,000 रुपए से नॉन स्टॉप जो है इसमें बाइंग चल रही है, कॉपर में ही लेके चलना है। अब हम जनवरी वायदे में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो 1160 और 1150 ये इसके बेस्ट बाइंग प्राइस है। जब भी इन लेवलों के आसपास आता है तो पोजिशनल के लिहाज से बाइंग करनी चाहिए। 1140 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा जनवरी वायदे का। ऊपर में 1200 से लेकर 1220 के टारगेट रहेंगे। दूसरा काउंटर एल्यूमिनियम रहेगा, जो कि मेरे को लग रहा है ये आउट परफॉर्म अप कर सकता है, काफी दिनों से रुका हुआ था। तो 285 जनवरी वाला एल्यूमिनियम खरीदारी करनी है। 295 के टारगेट रखने हैं और मेरे को लग रहा है एक्सपायरी तक 310 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 281 का स्टॉप लॉस रहेगा। दीपाली। तो ये रही एल्यूमिनियम पर 286 पर ट्रेड करते हुए हल्के बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है ये बेस मेटल। लेकिन एग्री कमोडिटी पैक में ग्वार सीड ग्वार गम की बात तो हुई अमित, लेकिन अगर हम स्पाइसेस के पैक को देखें तो ज्यादातर कन्विक्शन पोजिशनल बाय के हिसाब से कोरिएंडर पर ज्यादा रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है आज के सेशन में। अगर कोरिएंडर, स्पाइसेस के पैक्स और एक कॉटन सीड ऑयल केक, इन दोनों कमोडिटीज पर स्पेसिफिकली करंट लेवल से क्या राय है आपकी?
जनवरी वाला कुकुट में हम देखें तो काफी अच्छा मोमेंटम है। ये ओवरऑल देखा जाए तो पोजिशनल के लिहाज से भी बाइंग नजर आ रही है इसमें। तो 3100 के आसपास जनवरी वाला कुकुट में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 3050 के नीचे का स्टॉप लॉस लगकर 3250 से लेकर 3300 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। कोरिएंडर में अभी शॉर्ट टर्म में एक मुनाफा वसूली नजर आ रही है। 10,350-400 की रेंज में अभी ये कारोबार कर रहा है। 9900 के आसपास अगर प्राइसेस मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करनी है, अभी वेट करना है। बाकी अगर और मसाले की बात करें तो जीरा चार्ट पे अभी साइडवेज नजर आ रहा है। 22,000 से लेके नीचे में 21,000 की रेंज है। अगर जो लोग खरीदारी करना चाहें वो 21,000 के आसपास खरीदारी करें, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वहीं पे टर्मरिक का चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल देखा जाए तो टर्मरिक की जो रेंज है अप्रैल वायदा की, वो 16,000 से लेके 20,000 रुपए की रेंज है। तो कहीं पे भी जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं 16,000 के आसपास के भाव उनको अगर नजर आते हैं, किसी कारण गिरावट मिलती है, तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। नए लाइफ टाइम हाई मेरे को लग रहा है टीएमसी में जल्दी बनेंगे। दीपाली। ओके, तो ये रही बात टर्मरिक की 16,742 पर फिलहाल कारोबार करते हुए। लेकिन चलिए, शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया आपका अमित और अंकित दोनों का आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। नमस्कार।